आर सीमावा पर लहरे खातिर गईले मोर सजनवा चिट्ठिया भेजत नइखे कि चिट्ठिया भेजत नइखे कहिया ले आई हैं ऊपर नवा चिट्ठिया भेजत नइखे कहिया ले आई हैं मोर सजनवा चिट्ठिया भेजत नइखे। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। और ये दो लाइनें उन सभी वीर सैनिकों के लिए है जिन्होंने कि अपने घर में मम्मी पापा पत्नी अपने सभी परिवार को छोड़कर और आज सीमा पर डटे हैं। और यदि वो सीमा पर डटे हैं तो हम लोग आज़ादी से इस देश में सो रहे हैं या अपने सारे काम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी वीर सपूतों को याद करने की जरूरत है। आज वो दिन है कि हम लोग उन सभी वीर सपूतों को याद करें और उन्हें भी याद करें जिन्होंने भारत मां की रक्षा में अपना प्राण न्यौछावर किया है और अपने प्राण को न्यौछावर करके इस मिट्टी की लाज को रखा है, इस धरती की लाज को रखा है, इस भारत माता के रक्षा में उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया है। तो आज उन सभी को याद करने का दिन है। तो दो लाइनें तो हम उन सभी सैनिकों के लिए सुनाए जिन्होंने कि अपने परिवार को छोड़कर और वहाँ इस कड़ाके की ठंड में माइनस टेम्परेचर में जो है इस भारत माँ की रक्षा में डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और घर पर सब इंतजार करते हैं उनका कि कब उनकी चिट्ठी आएगी, कब वो आएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, हमारे एक भाई एक दोस्त ने दो लाइनें लिखकर भेजा है और BHR कॉमेडी वीडियो से हैं ये लिखते हैं कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची है जब तक इस शरीर में लहू का एक भी कतरा एक भी बूंद, तब तक अपनी भारत माँ की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक अपनी भारत माँ की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद है ये भाइयों को, इन सभी भाइयों को जो भी इस तरीके के सोच रखते हैं। और हर एक नागरिक को इस तरीके की सोच होनी चाहिए कि जब तक शरीर के एक एक कतरा जो ये कर्जदार है इस भारत माँ की, जब तक शरीर में एक एक लहू रहेगा तब तक इस धरती को कभी नीलाम नहीं होने देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग। ये तो आपका जो आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है, इसके अवसर पर आज हम सभी लोग संकल्पित हों कि आगे जब भी जरूरत पड़े हमें हमारे देश की, हमारे मिट्टी की, हमारे भारत माँ की, जब भी हमें हमारी जरूरत पड़े हम उस समय खड़े हों उनके साथ और डटकर खड़े हों। ठीक है, तो आज कोई भी लोग कमेंट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे, भारत माता की जय। बस सिर्फ इतना ही लिखेंगे सभी लोग कमेंट में, भारत माता की जय। और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे हम लोग आज इस कमेंट के माध्यम से कि हम सभी भारतवासी जो है भारत माँ की रक्षा में तत्पर हैं हमेशा। ठीक ना, किसी का दाल नहीं गलने वाला है, करेजा तोड़ देंगे। ठीक है, हाँ चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास की। फिर से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मिलाकर हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं कि इधर उधर की कोई भी क्वेश्चन ना हो, वो सारे सवाल आपके लिए हो जो सवाल आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है या पूछ दिए गए हैं। तो जो पूछ दिए गए हैं उसी टाइप के सवाल आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इधर उधर की कोई। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको। सवाल है कि cos इनवर्स -1/2 का मान कितना के बराबर होगा। देखिएगा, cos इनवर्स -1/2 का मान कितना के बराबर होगा। जल्दी से सवाल का आंसर लगा दीजिए सभी लोग। cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2। अब पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा।
जल्दी से सभी लोग इसका आंसर लगाइए। कॉस इनवर्स -1/2 का मान कितना के बराबर होगा? देखिए आप लोग को बता दिए हैं कि जब भी कॉस इनवर्स वाला में अंदर में माइनस लग जाए तो क्या करना है आपको कि यहां से पाई में से इसका मान घटा लेना है। तो कॉस में 1/2 कितना का मान होता है? देखिएगा तो कॉस में 1/2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी π/3 का मान होता है। तो कितना हो जाएगा? 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 2π/3। कितना हो जाएगा? 2π/3। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। ये डिटर्मिनांट का सवाल है। ये सवाल जो आपको दिख रहा है ये डिटर्मिनांट का सवाल है, देखिएगा, और आपके एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लेने की जरूरत होगी क्योंकि ये सवाल में आपको वक्त लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल में आपको थोड़ा सा वक्त लेना ही पड़ेगा। तो सवाल को देख लीजिएगा एक बार। देखिए यहां पर क्या है, 1 1 1 ABC, इसके बाद क्या है A² B² C²। ऐसे इसका बहुत सारे लोगों को ना इसका डायरेक्ट जो है आंसर ही याद होता है। हमको भी याद है लेकिन लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर ही याद होता है। तो कोई बात नहीं है, आपको टाइम की बचत हो जाएगा। आप कहिएगा कि इसको शॉर्ट ट्रिक कहां से ला दें, तो शॉर्ट ट्रिक संभव नहीं है, आपको क्रिया थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। ठीक ना, एक लाइन में इसका आंसर नहीं लिख सकते आप, थोड़ा सा क्रिया आपको करना ही पड़ता है। इसके लिए भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको क्या करना है, कोई दूगों को जीरो कर लेना है। ठीक ना, तो देखिए जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा a - b, यहां हो जाएगा a² - b²। तो जब a² - b² होता है तो a - b इंटू a+b लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर से इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा 0 b - c, यहां हो जाएगा b² - c²। तो फिर से इसको लिख सकते हैं आप b - c इंटू में b+c। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा 1c और फिर c²। अब यहां पर c1 को आप विस्तार कर लीजिएगा, प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +1। ध्यान दीजिएगा, या सॉरी पहले तो आप ये कर लीजिए कि यहां R1 में से a - b और R2 में से b - c कॉमन ले लीजिए। तो जब a - b और b - c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहां बचेगा 0। ठीक है, इसके बाद आपका बच गया, देखिएगा यहां भी 0, यहां 1, यहां से a - b हट गया तो 1, b - c हट गया तो 1, यहां हो जाएगा आपका c, यहां देखिएगा a - b हट गया तो a+b, इसके बाद हो जाएगा आपका b - c हट गया तो b+c, और ये हो जाएगा आपका c²। ठीक ना, तो जब आप इसको विस्तार कीजिएगा c1 को तो क्या हो जाएगा, देखिए a - b b - c और इसके बाद यहाँ 1 ना, ये हो जाएगा आपका 1 और इसके बाद ये रो और कॉलम इसका छूट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका b+c को 1 से गुना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा b+c माइनस a+b। ठीक है, यही होगा, ध्यान दीजिएगा इधर a - b b - c और यहां हो जाएगा आपका b+c माइनस a - b। तो आपका कुछ कटने वाला है कि -b से -b कट गया तो c - a, यानी हो जाएगा आपका a - b b - c और फिर c - a, यही ना होगा c - a। इस तरीके से आपका आंसर बन गया। ठीक ना, a - b b - c और c - a। तो अब जो आपका सवाल है, जो सवाल आपको दिख रहा है, इसका आंसर होगा a - b b - c और c - a। बहुत सारे बच्चे को इसका आंसर ही याद रहता है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है, डायरेक्ट आंसर पर टिक मार दीजिएगा आप। ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि कहीं दूसरा सवाल ना आ जाए आप वही आंसर मार दिए, तब तो भारी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका पूछता है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है। तो आप लोग को इसका सवाल का जवाब जो है ज्यादा टाइम थोड़े लगेगा बनाने में, तुरंत इसका आंसर लिख दीजिएगा। जल्दी से बता दीजिए कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। जल्दी, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइए। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो sin इनवर्स x का होता है
केवल उसमें क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है ना। इसमें क्या करना है, आपको माइनस लगा देना है। तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल है y बराबर एक्स क्यू, दिख रहा होगा आपको, y बराबर एक्स क्यू। तो इसका पूछता है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, यानी जब इसके डबल कोटि का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना के बराबर होगा। जैसे एक कोटि का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, वैसे ही 2 कोटि का भी डिफरेंशिएशन होता है। उसी को एक बार डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आएगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो 2 कोटि का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए यदि पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, पावर से गुना कर दिए, पावर में से 1 घटा लिए, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, तब पावर से गुना कीजिए 6, पावर में से घटा लीजिए तो 6x हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल आपका कहता है कि यहां पर आपका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है। देखिएगा इंटीग्रेशन पूछ रहा है x के पावर 8 dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। x के पावर 8 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी x के पावर 8 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इस तरीके का इंटीग्रेशन जब भी आपको पूछेगा पावर में एक जोड़कर उतने से भाग कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन तो बनी जाएगा। x के पावर 9 बट्टा 9 प्लस सी 1/9 इंटू एक्स के पावर 9 प्लस सी। ऑप्शन चेक कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से ऑप्शन चेक कर लीजिए। और नीचे जो सवाल आपको दिख रहा है, सवाल है आपका y बट्टा डी एक्स, देखिएगा यहां पर dy बट्टा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर में है q। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका समाकलन गुणांक क्या होगा, ठीक ना। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको बता दिए हैं कि dy बटे dx अकेला होना चाहिए, ठीक ना, इसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो नहीं है तो उस समय आपको क्या करना है कि y के साथ जो फलन है उसको लिखना है e के पावर में इंटीग्रेशन, ठीक है। तो e के पावर में हो जाएगा आपका p dx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर e के पावर में p dx, इनमें से कोई नहीं। p dx कहां पर लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, हैं? नहीं लिखा हुआ है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सब एक में पी वाई लिखल है ना ऑप्शन नंबर ए में, तो ये जो आपका पी वाई वाला है ये नहीं होगा, dx रहेगा तो हो जाता, ठीक ना। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल कहता है कि अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स की कोटि क्या है। देखिए तो डी वाई बटे डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर एक्स, ठीक है। और पूछता है कि इसकी कोटि क्या है। तो कोटि बताइए कै बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसमें, एक के बार ना। तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा आपका 1 के बराबर। इसकी कोटि कितना हो जाएगा 1 के बराबर। फटाफट से सवाल को देखते चलिए एकदम। इसकी कोटि कितना हो जाएगा 1 के बराबर। अगला पूछ रहा है एक और आपका दिया गया है अवकल समीकरण, ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए इधर लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, और इसका पावर में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद प्लस आपका क्या है माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इसके होल पावर में कितना है, तो इसके होल पावर में आपका है 3 और बराबर है y के पावर 3। पूछता है कि इसका घात क्या है। देखिए घात क्या है, तो घात निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोटि निकालना पड़ेगा कि इसकी कोटि क्या है। तो देख लीजिए कोटि देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कोटि यहां पर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोटि यहां पर है तो इसी का घात भी देखेंगे। तो घात कितना है 2 के बराबर, इसलिए घात कितना हो जाएगा इसका 2 के बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश क्या है।
तो जब भी आपको स्थिति सदिश पूछेगा, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, इसका स्थिति सदिश पूछ रहा है तो करना कुछ नहीं है, स्थिति सदिश के लिए आपको आई जे के लगा देना है इसमें। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप हो गया। एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश निकल गया आपका, ठीक है, एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश निकल गया आपका, देख लीजिएगा एक्स वाई जेड की स्थिति सदिश निकल गया। अगला जो सवाल आपको दिख रहा है, जब तक हम इसको मिटाते हैं तब तक आप लोग ट्राई करके देख लीजिए सवाल को। यहां पर मोड ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2 कैप माइनस 3 के कैप, यानी इसका मापांक निकालने के लिए कहा जा रहा है आपको। जल्दी से मापांक निकाल दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी मापांक निकाल दीजिए, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी मापांक निकाल के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी लोग, तब तक हम इसका निकाल लेते हैं आपका इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। आज बोर्ड भी साफ नहीं हो रहा है ठीक से, हो क्या हो गया इसको, देखिए तो। चलिए यहां पर है आपका माइनस आई कैप प्लस कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2 कैप और इसके बाद क्या है माइनस 3 के कैप। बना लिए आप लोग, आसानी से बना लिए होंगे। क्या करना है इसमें, रूट अंडर देखिएगा आई के साथ वाला गुणांक का स्क्वायर, माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस माइनस 3 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13 1 14, यानी रूट अंडर 14। कितना हो जाएगा इसका, रूट अंडर 14 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए कि अगला सवाल क्या कहता है। कहता है ए और बी का स्थिति सदिश क्रमशः 1 2 3 और माइनस 3 4 5 है, तो ए बी वेक्टर निकालिए। सुनिए, जब आपको बिंदु का मान दे दे और बिंदु के मान से सदिश ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आपको नामकरण पर ध्यान देना है, नामकरण पर ध्यान देना है। देखिए ए का दिया गया है 1 2 3 और बी का दिया गया है आपका कितना, -3 -4 0, -3 -4 और 0। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है कि ए बी वेक्टर का मान क्या है। सुनिए, बी में से एक को माइनस कर दीजिए, तब -3, ठीक है, -3 और इसके बाद आपका हो जाएगा -1 ना, -3 -1 आई कैप, फिर -4 -2 प्लस में -4 -2 जे कैप, और इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 0 -3 के कैप, ठीक है। देख लीजिए कितना हो जाएगा -4 आई कैप, और यह हो जाएगा आपका -6 जे कैप और -3 के कैप। देख लीजिए निकल गया ए बी, -4 आई कैप, -6 जे कैप और -3 के कैप, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल पर गौर कीजिएगा, ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान पूछा जा रहा है। सुनो रे भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान पूछा जा रहा है, यानी डॉट प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। केना केना बनाएंगे डॉट प्रोडक्ट, तो आई वाला को आई वाला से गुना, जे वाला को जे वाला से गुना, के वाला को के वाला से गुना करेंगे, निकल जाएगा डॉट प्रोडक्ट का मान, आई जे के को भागा देंगे ना, डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। देख लीजिए दिया गया है ए वेक्टर बराबर आपका है कितना, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, क्लियर है। और दूसरा क्या है, सॉरी 4 के कैप नहीं है, सीधे के कैप है ना। और बी वेक्टर बराबर आपका है कितना, 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप, 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप, और इसके बाद आपका है प्लस 3 के कैप। तो पूछता है कि डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा। हमरा से बनवाइएगा हिसाब,
ये क्वेश्चन हमरा से बनवाइएगा, आंसर सभी लोग लिख दीजिए, हमसे नहीं बनवाइए, ठीक है। हाँ, सभी लोग इसका आंसर लिख दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, हमरा से ना बनवाइए इसका आंसर, ठीक ना। अच्छा नहीं लगता है, इतना बार सवाल का जवाब हम आपको बता दिए, हम बार बार हमरे से बनवाइएगा। जल्दी से आंसर लिखिए ना कमेंट बॉक्स में, तनी हमरो मजा आएगा कि हाँ, जल्दी से लिखिए सभी लोग। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, तब तक अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल जो आपको दिख रहा है, सवाल का आंसर सभी लोग देखते चलिए एकदम बारी बारी से, ठीक है। हाँ, सवाल का आंसर लगाइए और जल्दी जल्दी इसका आंसर देखिए। चलिए देखिए, अगला सवाल जो आपका है कहता है कि 4 3 7 1 -1 -5 इसके बीच की दूरी कितनी है, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रूट अंडर, यहां देखिए दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा घटा कर उसका वर्ग कर दीजिएगा। 1 में से 4 घट गया तो कितना हो जाएगा, -3, तो -3 के स्क्वायर प्लस -1 और यहां -3, ऐसे ही ना घटाएंगे, -1 में से 3 घटाएंगे तब -4 का स्क्वायर प्लस -5 में से यहां 7 घटाएंगे तो -5 और -7 यानी -12, तो -12 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। देखिएगा 16 9 25 और 144 यानी 169। 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 के बराबर। इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 13 के बराबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। कहता है किसी सरल रेखा की द्विक अनुपात 1 3 5 है तो रेखा की द्विक कोज्या क्या है। देखिएगा कल इसका हम आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि किसी सरल रेखा का द्विक अनुपात आपको दिया गया है, 1 3 5 है उसका द्विक अनुपात ना, 1 3 5 है उसका द्विक अनुपात, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी द्विक कोज्या क्या होगा, ठीक ना। तो द्विक कोज्या का मान निकालने के लिए देखिएगा सबके बटा में पहले इसका निकाल लीजिए आप मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9 प्लस 5 के स्क्वायर 25, कितना हो गया 25 और 9, 25 और 9 हो जाएगा आपका 34 और 1 35, तो ये हो गया रूट अंडर 35। अब आपको क्या करना है कि ये जो मान निकल के आया सभी के बट्टा में बारी बारी से डाल दीजिए तो द्विक कोज्या निकल जाएगा। 1 बट्टा में रूट अंडर 35, 3 बट्टा में रूट अंडर 35, 5 बट्टा में रूट अंडर 35, ठीक है। इस तरीके से ये निकल गया इसका द्विक कोज्या, ठीक है साथियों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है, ठीक है। पूछता है अगला सवाल आपका कि दो सरल रेखाओं की द्विक अनुपात LMN और L1M1N1 है, रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी यदि। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा कहता है कि LMN L1M1N1 रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी। सुनिए कि जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगी तो आपको बता दिए थे कि द्विक अनुपात के जो गुणनफल का योगफल होता है, संगत द्विक अनुपात के संगत जो होते हैं अवयव, उसके जो गुणनफल का योगफल होता है 0 के बराबर होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका, एक है आपका L, फिर M और फिर N, इसके बाद क्या है L1 M1 और N1, यही ना है L1 M1 और N1। अब इसके संगत अवयवों को गुणनफल का योगफल निकालना है, यानी L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1, N इंटू N1 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो यह कंडीशन कब होगा, जब दोनों एक दूसरे पर लंब होगा, दोनों एक दूसरे पर लंब होगा, एक दूसरे पर लंब होगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यदि दोनों एक दूसरे के समांतर होगा तो L बटा में L1 बराबर M बटा में M1 बराबर N बटा में N1, यानी उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कंडीशन में जो है दोनों एक दूसरे के समांतर होगा,
दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, दोनों एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे के समांतर होगा तो यह कंडीशन बनेगा, और जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा तो ऊपर वाला कंडीशन बनेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। एक रेखा दिया गया है आपका 2, -1, 3 से गुजरती है और इसके द्विक अनुपात 3, -1, 2। इस रेखा के समीकरण कौन है? देखिएगा यहां पर जो बातें आपसे कह रहा है, दो बातें हैं। एक तो एक बिंदु आपको दिया हुआ रहेगा जिससे कोई रेखा गुजरेगी, और दूसरा जो रहेगा उसके वह समांतर होगी। ठीक है, दूसरा बिंदु के क्या होगी? समांतर होगी। तो जो समांतर होगी वह जो आपका होगा द्विक अनुपात होगा, और जो आपका पहला बिंदु दिया गया है वह बिंदु का मान होगा। तो जो समीकरण आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले समीकरण का फॉर्मेट आपको क्या लगाना है देखिएगा। जो बिंदु आपका दिया गया पहले देख लीजिए कौन कौन है। रेखा है आपका 2, -1, 3 से गुजरती है, यानी 2, -1, 3 इससे गुजरती है, इससे गुजरती है यानी ये बिंदु का मान है, इससे गुजरती है यानी ये बिंदु का मान है। और इसके बाद द्विक अनुपात 3, -1, -2 है। यहां देखिएगा 3, -1, 2 है। या तो कहेगा कि इसके समांतर है, या फिर आपको यह द्विक अनुपात दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में समीकरण कैसे बनेगा देखिएगा। x माइनस बिंदु का मान x1 और बट्टा में ये, ठीक है, बराबर y माइनस y1, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, और बट्टा में हो जाएगा -1 बराबर z माइनस बिंदु का मान, और बट्टा में हो जाएगा द्विक अनुपात। ये बन गया इसका, देख लीजिएगा, ये बन गया इसका समीकरण, ये बन गया इस रेखा का समीकरण जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, सभी लोगों को यह आसानी से दिख रहा होगा। तो अब जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको यही कंडीशन लगाना है। कौन सा कंडीशन लगाना है? कि सबसे पहले जो बिंदु का मान दिया रहेगा, x माइनस बिंदु का मान, y माइनस बिंदु का मान, z माइनस बिंदु का मान, और सबके बट्टा में द्विक अनुपात लिख देना है। सबके बट्टा में द्विक अनुपात लिख देना है, तो आपका रेखा का समीकरण बन जाएगा। ठीक है, रेखा का समीकरण बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे मजेदार सवाल आपके सामने अभी आ रहे हैं। बहुत ही मजेदार सवाल सब आपके सामने आ रहे हैं। देखिएगा सवाल को और जवाब लगाइएगा सभी लोग। क्या कह रहा है? x माइनस 1 और बट्टा में है l बराबर है आपका y प्लस 2 बट्टा में है m, और बराबर में है आपका z माइनस 4 बराबर में है n। ठीक है, बराबर में है n। और क्या है? और दूसरा यहां पर समीकरण है, देखिएगा x प्लस 3/4। इसके बाद दूसरा क्या है? y माइनस 4/3, y माइनस 4/3। और तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका है z बट्टा में 6, z बट्टा में 6। पूछ क्या रहा है? तो पूछता है आपसे कि एक दूसरे के समांतर होंगे तो क्या होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो आपको बता दिए हैं कि इसका अनुपात समान होगा, यानी L M N। तो L के अनुपात में जाएगा 4, तो L/4 बराबर M/3 बराबर N/6। अब आपको इसका समीकरण के रूप में देख लेना है, तो सबका एलसीएम ले लीजिएगा। 3, 4, 6 का एलसीएम हो गया 12, तो जो एलसीएम आएगा उससे सब में गुना, एलसीएम आएगा उससे सब में गुना कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। 4 तिहाई 12 कट गया, 3 चौके 12 कट गया, 6 दूना 12 कट गया। ये हो गया आपका 3L बराबर 4M बराबर 2N। देख लीजिएगा, जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगा तो ये कंडीशन बनेगा। जो बट्टा वाला द्विक अनुपात दिया गया है आपको,
इसका अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो L बट्टा में 4, M बट्टा में 3 और N बट्टा में 6। सबका लॉसल ले लेना है आपको, यानी 4 3 6 का लॉसल लेना है। तो 4 3 6 का एलसीएम होता है 12। 12 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12, ठीक ना। 3L बराबर 4M बराबर 2N, ये बन जाएगा इसका समीकरण। देख लीजिए, सॉरी, ये इसका रिलेशन बन जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका रिलेशन बन जाएगा, ठीक ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल है। बिंदु आपका दिया गया है तो कहता है इतना पर लंब की इकाई क्या है। देखिएगा, सॉरी, ये सवाल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल यहां पर आपका है, सवाल आपसे पूछता है कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए इसका आंसर। tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के बराबर। 2 tan इनवर्स x का और भी फार्मूला होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है और tan में भी होता है। तो tan वाला तो आपके सामने लिखल है, साइन वाला देख लीजिएगा। साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि कॉस वाला देखेंगे तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस वाला, यह है साइन वाला, यह है tan वाला, ठीक है साथियों। हाँ, चलिए अब देखते हैं इसके अगले सवाल को कि अगला सवाल क्या पूछता है। देखिए तो कितना आसान सवाल आपके सामने में है, जल्दी से जवाब लगाइए सभी लोग। ये आसान सवाल का, इतने आसान सवाल का जवाब सभी लोग जल्दी से जल्दी लगा दीजिएगा, ठीक है। कोई भी लोग इस सवाल का जवाब छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। सवाल का जवाब सभी लोग जल्दी से जल्दी लगाइए, एकदम जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब लगाइए सभी लोग, ठीक है। जल्दी से जल्दी सभी लोग सवाल का जवाब लगाइए। क्या कहता है, देखिए सवाल आपका है -1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन देखिएगा तो माइनस लगल है ना, यदि माइनस नहीं होता तो tan इनवर्स x, लेकिन माइनस है तो इसका हो जाएगा cot इनवर्स x। कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x प्लस c, ठीक है, cot इनवर्स x प्लस c। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। देखिएगा, दिया गया है dx बट्टा में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए, यह भी आपका tan इनवर्स x का कॉन्सेप्ट है। इसमें होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, ठीक है साथियों। 1/a इंटू tan इनवर्स x बाई ए प्लस c, ठीक है। अब आपसे एक सवाल डिटर्मिनेंट का पूछा गया है यहां पर। देखिएगा क्या कहता है। सवाल आपका है 3 4 5 और क्या है 0 4 7, 0 4 7 और क्या है 0 0 5, 0 0 5। तो पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा ना। तो आपको क्या करना है कि C1 को विस्तार कर लेना है इसमें से। तो C1 को विस्तार करेंगे तो इसका अवयव लिखेंगे, बाकी का रो और कॉलम छोड़ देंगे। कितना होगा 4 5 7 4 ना, 7 चौके 28 माइनस 5 चौके 20, 28 में से 20 घट गया तो कितना हो जाएगा 3 गुने, देखिएगा 3 इंटू 28 माइनस 20, 28 में से 20 घट जाएगा तो 8, यानी 3 गुने 8 बराबर कितना होगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 के बराबर, ठीक है साथियों। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव में इतना ही सवाल को देखेंगे, ठीक है। लगभग सभी सवाल अब खत्म हो चुके हैं, सवाल बचे ही नहीं है। इतना सवाल ना आप लोग को पढ़ा दिए कि अब सवाल बचे ही नहीं है, तो सवाल रिपीट करने लगा है, ठीक है।
ठीक है। तो वही सवाल आ रहा है जो सवाल हम लोगों ने पहले देखा था, ठीक है। तो सवाल अब रिपीट होने लगा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप सवाल को रिपीट करके पढ़ते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन जो है मजबूत होते जा रहा है, उस पर पकड़ बनते जा रहा है कि आप किस सवाल को बनाएंगे और किस सवाल को छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सवाल आपके सामने रिपीटेड सवाल है उसको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है, वह सवाल भी आपके एग्जाम में जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। वही सवाल आपको पकड़ बना देगा एग्जाम का, ठीक ना, कि किस सवाल को आप बनाइएगा और किस सवाल को आप छोड़िएगा, ठीक है साथियों। तो बाकी बचे सवाल को अब देखेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हो सकता है कि हम आप लोग के लिए टोटल फार्मूला लेकर आ जाए रात में ही, ठीक ना। यदि आप चाहते हैं कि टोटल फार्मूला एक बार हम आपके लिए लेकर आ जाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं सभी फार्मूला को एक बार हम रिकैप कर लें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 5 टाइप कर दीजिएगा ताकि हम आप लोग के लिए एक बार पूरा का पूरा फार्मूला लेकर आ जाएं, ठीक है। एक वीडियो में हम चाहते हैं कि टोटल फार्मूला का रिवीजन करा दे आप लोग को, जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला है जहां से आपके एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार 5 टाइप कर दीजिएगा ताकि हम जो है वो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।